उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हम लोग जो है यूपी बोर्ड अनसॉल्व कर रहे थे मैथमेटिक्स का, उसका हम लोग फोर्थ पार्ट देखेंगे। हम लोग यहाँ पर बेसिकली बहुविकल्पी कर रहे थे क्योंकि 20 नंबर इस बार बहुविकल्पी पर डिपेंड कर रहा है। तो जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है पीछे अनसॉल्व में हम लोग पूरे कर लेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, तिर्यक ऊंचाई 45 सेंटीमीटर वाली एक बाल्टी के ऊपर और निचले सिरे की त्रिज्या क्रमशः 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। इस बाल्टी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। जरा देखिए, अगर बाल्टी को आप देखें तो आप पाएंगे कि बाल्टी का शेप कुछ इस प्रकार से होता है। नीचे वाला छोटा गोला होता है, ऊपर बड़ा गोला होता है। लेकिन अगर आप एक शंकु को देखें तो शंकु का शेप कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। अगर इस शंकु को आप एक समतल की सहायता से ऊपर का भाग काट दें तो ये कुछ इस बाल्टी का शेप ले लेगा, ये इस बाल्टी का शेप ले लेगा। और जब हम इसी शंकु के ऊपरी भाग को किसी समतल से काट देते हैं तो वो शंकु का छिन्नक कहलाता है। क्या कहलाता है? शंकु का छिन्नक। तो ये शंकु का छिन्नक ही बाल्टी है। तो यानी कि अगर बाल्टी का हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो हमको शंकु के छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है, हमको दिया है एल दिया हुआ है। तिर्यक ऊंचाई को हम लोग एल से डिनोट करते हैं, इसलिए एल इक्वल हो जाएगा 45 सेंटीमीटर। 45 सेंटीमीटर। एल इक्वल टू 45 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन है। अब फिर क्या कह रहा है, बाल्टी के ऊपर और निचले सिरे की त्रिज्याएं क्रमशः 28 और 7 सेंटीमीटर है। तो ऊपरी त्रिज्या को आप मान लीजिए कैपिटल आर जो कि 28 सेंटीमीटर है, और निचले सिरे को आप मान लीजिए, निचले सिरे की त्रिज्या को आप मान लीजिए 7 सेंटीमीटर, जो कि स्मॉल आर जो कि 7 सेंटीमीटर। अगर देखें तो आप पाएंगे कि ये दो वृत्त, एक ऊपर एक नीचे रहता है, तो एक त्रिज्या ये हो गई और एक त्रिज्या ये हो गई, ठीक है। तो ये आपको दिया। इस बाल्टी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो बाल्टी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर प्लस कैपिटल आर इंटू एल। तो ये इसका सूत्र होता है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू रखेंगे तो पाई की वैल्यू होती है 22/7। स्मॉल आर आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है। और कैपिटल आर आपको 35 दिया हुआ है, तो 35 रख दीजिए। और ये एल यानी तिर्यक ऊंचाई आपको 45 हुई है, तो 45 रख दीजिए। तो 22/7, ठीक है। और स्मॉल आर कैपिटल आर आपको 28 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 28 रखेंगे। तो ये हो जाएगा 28 7 35, तो ये 35 गुणे 45। तो अब हो गया ये 7 बचे 35, ठीक है। तो 22 गुणे 5 गुणे 45। अब इसका जरा गुणा कराइए। तो 22 पंचे कितना होगा? गुणा ही करा लेते हैं। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 जैसे कि 11। फिर 45 से गुणा कराइए। 0 5 5 1 5, ठीक है। फिर 0 4 और ये 4, तो ये 0 5 5 4 9, फिर ये 49 50। कितना आ गया? 49 50, क्योंकि ये क्षेत्रफल है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका यूनिट होता है। तो आपका कौन सा विकल्प सही है? विकल्प नंबर ए सही है। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा। बहुत ही आसान है। इसमें क्या करना है, आपको 1 से 9 तक संख्या लिखनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और बटे में जितनी भी संख्या हो उससे भाग दे दीजिए, ठीक है। तो जब आप इसको जोड़ेंगे, कितनी संख्या है? 9 संख्या है ना टोटल, तो भाग दे दीजिए। तो 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15, और फिर इसी तरह जब आप जोड़ेंगे इसको पूरा तो ये आएगा 45। कितना आएगा? 45/9। तो जब आप इसको काटेंगे तो 9 बचे 45, तो ये आ जाएगा 5। तो इसका विकल्प नंबर क्या होगा? सी सही है। तो आपका विकल्प नंबर सी सही है। अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रायिकता का है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसकी प्रायिकता यादृच्छिक रूप में चुने गए ऐसे वर्ष में जो अधिवर्ष ना हो 53 रविवार निम्नलिखित हैं। तो 53 रविवार मतलब 300 अधिवर्ष यानी लीप ईयर नहीं होना चाहिए। 366 दिन नहीं, 365 दिन। तो 365 दिन में कितने रविवार पड़ते हैं? 53 रविवार। कितने रविवार? 53 रविवार पड़ते हैं। अब एक बात बताइए, 365 दिन में कितने सप्ताह होते हैं? 365 दिन में 52 सप्ताह, 52 सप्ताह और 1 दिन होता है। 52 सप्ताह और 1 दिन। अब इन 52 सप्ताहों में 7 दिन में कोई भी दिन हो सकता है। तो 7 दिन में कोई भी दिन हो सकता है, तो रविवार एक ही दिन पड़ेगा। 52 सप्ताह में एक ही दिन, 7 दिनों में कोई एक दिन रविवार पड़ेगा।
तो प्रायिकता क्या होगी? प्रायिकता होगी वो एक्सपेरिमेंट जो हमारे फेवर में अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणाम हमारे फेवर में एक ही पड़ेगा, वो है रविवार। और टोटल कितने परिणामों में से पड़ेगा? 7 परिणामों में से एक परिणाम आपका पड़ेगा रविवार। तो 1/7 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/7। तो आपका कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका थर्ड नंबर, यानी घ नंबर क्वेश्चन कह रहा है sec a + tan a और 1 - sin a बराबर है। ठीक है, चलिए इसको निकालते हैं। sec a + tan a, फिर है आपका 1 - sin a। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/cos a, फिर ये हो जाएगा आपका sin a/cos a, और फिर जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा वैसे ही रहेगा 1 - sin a। ठीक है, अब देखिए 1 + sin a/cos a लिख दें, क्योंकि अगर हर समान होता है तो ऊपर वाले हर को सीधे लिख के ऊपर वाले को जोड़ देते हैं, और फिर क्या हो जाएगा 1 - sin a। अब जरा इधर समझिए, ये है एक कोष्ठ में a + b और एक कोष्ठ में a - b का सूत्र है ये। तो ये हो जाएगा a² यानी 1 का स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, ये a² - b² का फार्मूला है ना, sin² cos a। अब देखो ये हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर है, 1 - sin स्क्वायर है अपॉन cos a। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर है अपॉन में cos a। तो अब देखिए cos एक cos a से एक cos a कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? cos a बचेगा। क्या बचेगा? cos a। तो ये आपका क्या हो गया? ऑप्शन नंबर cos a कहाँ पर है? cos a लास्ट में है, तो डी आपका सही है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m = 0 के मूल बराबर हो तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो द्विघात समीकरण आपको क्या दिया है? द्विघात समीकरण आपको गिवन है। क्या द्विघात समीकरण गिवन है आपको? 3x² - 12x + m = 0। ठीक है, अब के मूल बराबर हो तो m का मान ज्ञात कीजिए। पहले आप इसका ax² + bx + c = 0 से तुलना कराने पर, क्या कराने पर? तुलना कराने पर। अब जब तुलना कराने पर हो गया तो a = 3 हो गया, b = -12 हो गया, c = m हो गया। ठीक है, चूंकि मूल समान है, और मूल किस केस में समान होता है? मूल तभी समान होता है जब विविधकर यानी d = 0 हो। ठीक है, वो हमसे बोला इसलिए हम d = 0 रख देंगे। अब d का मान क्या है? b² - 4ac होता है विविधकर = 0। अब b कितना है आपका? -12, तो -12 का वर्ग -4 × a कितना है आपका? a 3 है, तो 3 × c आपका कितना है? m है। ठीक है, तो ये हो जाएगा x = 0, ये हो जाएगा आपका 144 और फिर चढ़ती 12m = 0। ठीक है, ये हो जाएगा 144 = 12m, और यहाँ से m की आप जब वैल्यू निकालेंगे तो m बराबर हो जाएगा 144/12। ठीक है, 12 में 144, तो m का मान कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो आपका कौन सा विकल्प सही है? यहाँ 12 कहाँ पर है? लास्ट में है, तो डी नंबर 12 आपका सही ऑप्शन है। ठीक है, अब नेक्स्ट और लास्ट एक क्वेश्चन देखेंगे 4 नंबर। ठीक है, देखिए भुजा 6 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वृत्त का क्षेत्रफल होगा 6 सेंटीमीटर का वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, और ये भी सब 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इससे हमने इसके अंदर एक वर्ग क्या बोलते हैं? वृत्त खींचा है। थोड़ा सा मेरा वृत्त गड़बड़ है, आप थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। ठीक है, अच्छे से ही बनाते हैं। इस तरीके से कुछ थोड़ा सा मिस्टेक है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये कितना है? 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो इस वृत्त की जो व्यास हो जाएगा वो भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा यही इसके कोने पे दोनों टच है ना, इसका व्यास भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछ रहा है वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले वृत्त की त्रिज्या निकाल लेते हैं। वृत्त की त्रिज्या क्या होगा? वृत्त की त्रिज्या होती है
व्यास बटे 2 यानी d/2, तो d की वैल्यू कितनी है 6/2 यानी 2/3 6, 3 सेंटीमीटर कितनी हो गई 3 सेंटीमीटर। अब हमको क्या निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। तो अब अगर हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालें तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा, आप जानते हैं फार्मूला पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई को ऐसे रहने दीजिए और 3 का वर्ग क्या हो जाएगा 3 त्रिक का 9, तो 9 हो जाएगा। तो इसको आप सिंपली ऐसे लिख सकते हैं 9 पाई, कितना 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर कहाँ है ये डी, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।